एपिसोड 211 टू 220 अध्याय 211 जो भाड़े के सैनिकों के लिए न्याय का दिन। एक गर्दन पर तनी तलवार देखकर भाड़े के सैनिक ने बहादुरी दिखाने की हिम्मत नहीं की। जियान चेन के अनुरोध का जवाब देने में जरा भी संकोच किए बिना वह घबराए हुए चेहरे के साथ उसे जो भाड़े के सैनिकों के मुख्यालय ले गया। जियान चेन और भाड़े का सैनिक रेस्तरां से बाहर निकले, लेकिन अंदर पहले शांत रही इमारत अचानक हलचल से भर गई क्योंकि सभी लोग जो भाड़े के सैनिकों के 3 मृत शरीरों को अविश्वास से देख रहे थे। सदमे में प्रत्येक भोजन करने वाला व्यक्ति अपने सामने घटी घटना के बारे में एक दूसरे से बातचीत करने लगा। वो युवक कौन है? उसकी ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उसने 3 जो भाड़े के सैनिकों को मार डाला। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि मैं उन्हें देख भी नहीं पाया। ये तो वाकई चौंकाने वाली घटना है। मैं 40 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मेरी ताकत अभी तक प्राथमिक संत गुरु के स्तर तक भी नहीं पहुंची है। लेकिन वह युवक तो मुश्किल से 20 साल का है और उसने पलक झपकते ही मेरे बराबर ताकत वाले कुछ लोगों को मार डाला। ये तो अविश्वसनीय है। वह युवक बहुत ही शक्तिशाली है। मेरा अनुमान है कि वह महान संत गुरु स्तर का है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो भाड़े के सैनिकों ने उसे नाराज कर दिया हो और वह आज बदला लेने आया हो? जो भाड़े के सैनिकों के कप्तान जो युन के पास भी एक महान संत गुरु के समान शक्ति है। उनके पास कई संत गुरु विशेषज्ञ भी हैं। इस युवक ने इतनी जल्दी जो भाड़े के सैनिकों की मुख्य सेना के लिए युद्ध का झंडा बुलंद कर दिया है। मुझे यकीन नहीं है कि वह उनका मुकाबला भी कर पाएगा। इस रहस्यमय कुशल युवक का जो भाड़े के सैनिकों के खिलाफ कोई प्रतिशोध जरूर है। उस अद्भुत युद्ध क्षमता को देखने के बाद मैं उनकी लड़ाई देखना चाहता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में लड़ाई शुरू होने वाली है। चलो जल्दी से जाकर देखते हैं। चलो चलें। हर किसी को जीवन में एक बार होने वाले इस अनोखे आयोजन को देखने जाना चाहिए। उसके बाद रेस्तरां में मौजूद हर एक व्यक्ति ने अपनी सहमति जाहिर की और रेस्तरां से भगदड़ मचाते हुए बाहर निकल गया, जिससे वह जगह लगभग खाली हो गई। जियान चेन ने जो भाड़े के सैनिक पर अपनी हल्की हवा की तलवार तानने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह शांत भाव से उसके पीछे पीछे गलियों में चलने लगा। हालांकि वह अपने सामने वाले भाड़े के सैनिक पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अगर वह भागने की कोशिश करता तो जियान चेन की हल्की हवा की तलवार पल भर में उसकी गर्दन भेद देती। जियान चेन के पीछे रेस्तरां से आए लोगों का समूह 50 मीटर की दूरी पर उनका पीछा कर रहा था। जो भाड़े के सैनिक वेक शहर के भीतर एक केंद्रीय घर में तैनात थे। घर के द्वार के ठीक ऊपर एक तख्ती पर सुंदर सुलेख में जो भाड़े के सैनिक लिखा हुआ था और उसके ठीक नीचे 4 भारी कवचधारी भाड़े के सैनिक खड़े थे। द्वार के ऊपर लगे विशाल बोर्ड को देखकर जियान चेन के चेहरे पर एक उदास लेकिन काली मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलकने लगा, जिसके बाद वह भाड़े के सैनिक के पीछे मुख्यालय की ओर चल पड़ा। ये जो भाड़े के सैनिकों का इलाका है, अपना नाम बताओ। जैसे ही जियान चेन विशाल द्वारों के पास पहुंचा, द्वार पर तैनात पहरेदारों ने ठंडी निगाहों और एक तेज आवाज के साथ उसका रास्ता रोक दिया। जियान चेन ने एक बार फिर फुफकारा और उसके दाहिने हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड प्रकट हो गई। पलक झपकते ही भारी कवच पहने भाड़े के सैनिक का गला छेद दिया गया और खून जमीन पर बहने लगा। जो भाड़े के सैनिक ने अपने हाथों से अपनी गर्दन को पकड़ लिया, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और अंततः उसका शरीर जमीन पर गिर गया। जमीन पर अपने मृत साथी को देखकर बाकी तीनों भाड़े के सैनिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और गुस्से में चिल्ला उठे, कितनी बेशर्मी है! हमारे एक जो भाड़े के सैनिक को मारना! क्या तुम मौत के लिए बेताब हो? तुरंत ही 2 पवित्र हथियार जियान चेन की ओर दौड़े, जबकि आखिरी वाला शोर की सूचना देने के लिए फाटकों के बीच पीछे हट गया। अचानक जैसे ही दोनों भाड़े के सैनिक हरकत में आए, जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की तरह चमक उठी और इससे पहले कि वे तलवार को देख भी पाते, उसने उन दोनों के गले में वार कर दिया। एक ही क्षण में जियान चेन ने द्वार पर तैनात 4 गार्डों में से 3 को मार डाला और अंतिम गार्ड बाकी लोगों को चेतावनी देने के लिए अंदर भाग गया। जमीन पर पड़े तीनों शवों को निर्मल निगाहों से देखते हुए जियान चेन ने ऊपर लगे बोर्ड की ओर देखा। जो भाड़े के सैनिकों, आज वह दिन है जब तुम्हारा वेक सिटी से सफाया हो जाएगा। इतना कहकर वह अपनी हल्की पवन तलवार की मंद चमक के साथ हवा में उछला और जो भाड़े के सैनिकों का प्रतीक बोर्ड को चीर डाला। जो भाड़े के सैनिकों के बोर्ड को नष्ट करने के बाद जियान चेन ने तुरंत ही जोरदार आवाज के साथ दरवाजों को तोड़ दिया। लकड़ी के दरवाजे पलक झपकते ही कब्जों से उखड़कर उससे काफी दूर जमीन पर जा गिरे। टकराना! जैसे ही विशाल द्वार जमीन पर गिरे, एक जोरदार आवाज हवा में गूंज उठी और दरवाजे टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों ओर छर्रों का तूफान सा छा गया। हमारे जो भाड़े के सैनिकों पर हमला करने की इतनी हिम्मत किसकी है? उसी समय अंदर से एक क्रोधित आवाज ने जियान चेन को पुकारा। जियान चेन सहजता से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। उसकी चाल इतनी सौम्य थी मानो वह शाम की सैर पर निकला हो। उसका चेहरा भी शांत था, मानो वह जो भाड़े के सैनिकों को गंभीरता से नहीं ले रहा हो। जैसे ही जियान चेन आंगन में दाखिल हुआ, घर के अंदर मौजूद आकृतियां अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गईं। उसके सामने पहले जो खाली जगह थी, वहां नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति लगभग 50 वर्ष का लग रहा था और उसके चेहरे पर कुछ निशान थे। ये निशान उसकी शक्ल को काफी डरावना बना रहे थे। इस व्यक्ति के प्रवेश करने के तुरंत बाद 20 लोगों का एक और समूह तेजी से आंगन में आ गिरा। उनमें से कुछ दौड़ रहे थे जबकि अन्य छत से नीचे उतर रहे थे। कुछ ही क्षणों में 100 से अधिक लोग आंगन में जमा हो गए, जिनके केंद्र में जियान चेन चारों ओर से घिरे हुए थे। चेहरे पर निशान लिए हुए उस आदमी ने ठंडे स्वर में जियान चेन को घूरते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बच्चे, तुम कौन हो और यहाँ हमारे साथ जो भाड़े के सैनिकों के साथ लड़ने क्यों आए हो? जियान चेन ने चारों ओर देखते हुए उस आदमी को घूर कर देखा। उस आदमी को जवाब देने के बजाय उसने खुद से सवाल पूछा, क्या ये सभी लोग जो भाड़े के सैनिकों से हैं? ये सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, आपके प्रश्न का क्या अर्थ है?
जियान चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपने दाहिने हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। तलवार की तीव्र ऊर्जा हवा में फैल गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब से वेक सिटी में जोहो भाड़े के सैनिक नहीं रहेंगे। अध्याय 212 जोहो भाड़े के सैनिकों के लिए न्याय का दिन 2। जब जियान चेन का शांत वादा जोहो के सभी भाड़े के सैनिकों के कानों तक पहुंचा तो उनके चेहरे अचानक बदल गए। पल भर में जियान चेन पर टिकी हर ठंडी निगाह भयंकर क्रोध और जान से मारने की इच्छा में बदल गई। उस जख्मी आदमी के चेहरे पर क्रोध और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखों से जानलेवा भावनाएं झलक रही थीं। उसने जियान चेन को घूरते हुए तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, बच्चे, सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हें ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं है। कोई जाओ और उसे पकड़ो। इस नासमझ बच्चे को दिखाओ कि आसमान जमीन के मुकाबले कितना ऊंचा है। उसे पता चले कि हमारे जोहो भाड़े के सैनिक लड़ने के लायक नहीं हैं। जैसे ही उस व्यक्ति ने आदेश दिया, आसपास के भाड़े के सैनिकों ने एक पल भी संकोच नहीं किया और उनमें से प्रत्येक ने अपने पवित्र हथियार प्रकट किए और हर संभव कोण से जियान चेन पर हमला कर दिया। जियान चेन ने तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी और उसका शरीर पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से गायब हुआ, उसके दुश्मनों के सारे पवित्र हथियार हवा में ही जा टकराए। जियान चेन बिजली की तरह तेजी से आगे पीछे होते हुए अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड से वार कर रहा था। वह एक के बाद एक भाड़े के सैनिकों के गले में आसानी से वार कर रहा था। उसकी तलवार इतनी फुर्ती और तेजी से चल रही थी कि साधारण संत और महान संत बिना जाने ही मर गए। वे सब मारे जाते ही जमीन पर गिर पड़े। हालांकि जियान चेन का मुकाबला 100 से अधिक सैनिकों से था, फिर भी दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत अधिक था। इसलिए ये जोहो भाड़े के सैनिकों के लिए एक नरसंहार जैसा साबित हुआ। वास्तव में जियान चेन के लिए तो ऐसा लग रहा था मानो जोहो भाड़े के सैनिक पलटवार ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे जियान चेन को पकड़ने में पूरी तरह असमर्थ थे। जियान चेन की तेज तलवार के वार से 2 और लोग तुरंत मौत के मुंह में चले गए। फिर पलक झपकते ही 8 लोग उसकी तलवार के शिकार हो गए। लड़ाई 5 छोटी सांसों तक ही चली, जिसके बाद 100 लोगों का समूह अचानक अपनी मूल संख्या के आधे में सिमट गया। घावों से ग्रसित वह व्यक्ति जियान चेन द्वारा किए गए नरसंहार को स्तब्ध भाव से देख रहा था। महज कुछ ही सेकंडों में जियान चेन ने अविश्वसनीय रूप से 50 लोगों को मार डाला था। घावों से ग्रसित उस व्यक्ति को इस बात से सबसे अधिक भय लग रहा था कि जियान चेन ने इतनी तेजी और कुशलता से उन लोगों को कैसे मार डाला था। जियान चेन पानी की तरह सहजता से अपने प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी को चीरता चला रहा था। उसके हर वार के साथ एक और व्यक्ति उसकी तलवार का शिकार बन रहा था और खून हवा में उड़ रहा था। जियान चेन के प्रत्येक शिकार के मिश्रित रक्त से फर्श पर एक बड़ा तालाब बनने लगा था। ये निर्मम नरसंहार कुछ देर और जारी रहा और हर जोहो भाड़े का सैनिक लगातार युद्ध घोष कर रहा था। आश्चर्य की बात नहीं है कि जियान चेन से भिड़ने वाले किसी भी सैनिक ने दर्द से चीख नहीं मारी, क्योंकि जियान चेन ने उनके गले काटकर उन्हें बेजुबान कर दिया था। उनमें से कुछ तो मरने से पहले दर्द का एहसास भी नहीं कर पाए। 10 सांसें लेने के बाद जियान चेन आखिरकार रुक गया और एक तरफा नरसंहार को समाप्त कर दिया। इस समय पूरा आंगन जोहो भाड़े के सैनिकों के शवों से भरा पड़ा था। उनकी संख्या 100 थी, लेकिन जियान चेन के काम पूरा करने के बाद वे सभी 100 शव एक दूसरे के ऊपर बिखरे पड़े थे। प्रत्येक शव की गर्दन पर एक घाव था जिससे खून बहकर जमीन पर फैल गया था और उसे गहरे लाल रंग में रंग दिया था। खून की दुर्गंध हवा में फैलने लगी थी और उसे सूंघने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से उल्टी कर देगा। अब वहां सिर्फ वह घायल आदमी और उसके ठीक पीछे खड़े 1 दर्जन अन्य लोग ही बचे थे। उन सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। वहां 100 लोग हुआ करते थे, लेकिन पल भर में ही 20 साल से कम उम्र के एक युवक ने उन सभी को बेरहमी से मार डाला। हालांकि उन्होंने अपनी आंखों से इस भयावह नरसंहार को देखा था, फिर भी उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। 11 लोग जहां खड़े थे वहां भयानक रूप से भयभीत थे और उनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। जियान चेन ने शेष लोगों को एक भावहीन नजर से देखा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक निर्मम मुस्कान आ गई। उसने जिन पहले 100 लोगों को मारा था वे केवल संत और महान संत स्तर के थे, लेकिन ये शेष लोग जोहो भाड़े के सैनिकों के स्तंभ थे, जो सभी कम से कम संत गुरु के स्तर के थे। बिना समय गंवाए जियान चेन तेजी से आगे बढ़ा और शेष बचे हुए दर्जन भर लोगों की ओर उड़ गया। उसकी प्रकाश पवन तलवार चांदी के चाप में घूमती हुई सहजता से 2 व्यक्तियों के गले में जा लगी और 2 संत गुरुओं की जान ले ली। अब जबकि जियान चेन ने महान संत गुरु स्तर में सफलता प्राप्त कर ली थी, ये संत गुरु उसकी दृष्टि में कमजोर चींटियों से अधिक कुछ नहीं थे। यहाँ तक कि उसकी तलवार भी एक संत गुरु के लिए अचूक थी। जियान चेन का इरादा किसी भी जोहो भाड़े के सैनिक को भागने देने का नहीं था। 2 संत मास्टर्स को बिजली की तेजी से मारने के बाद जियान चेन की हल्की हवा की तलवार एक बार फिर चांदी सफेद धुंध में बदल गई और बाकी लोगों को अपनी तलवार की ऊर्जा से घेर लिया। पच 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 लाइट विंड स्वॉर्ड 3 बार और नीचे आया और पलक झपकते ही 3 संत गुरुओं के गले छेद दिए गए। इस क्षण तक शेष बचे कुछ संत गुरु स्तब्ध थे। फिर उनमें से प्रत्येक ने घोर भय के भाव से खुद को संभाला और जियान चेन का ध्यान भटकाने के विचित्र प्रयास में तुरंत उससे बचने के लिए आगे बढ़े। रुको रुको, अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो, घायल व्यक्ति ने घबराकर जियान चेन से कहा और किनारे हट गया। इस समय उसके चेहरे पर सदमे के भाव नहीं थे, बल्कि भय और हताशा साफ झलक रही थी। जियान चेन ने कुछ क्षणों के लिए अपना नरसंहार रोक दिया और फिर कुछ संत मास्टर्स को घूरते हुए पूछा, तो फिर बताओ तुम्हारा कप्तान कहाँ है? रेस्तरां में जियान चेन को पता चला था कि जोहो भाड़े के सैनिकों का कप्तान एक महान संत मास्टर था। इस समूह में उसने महसूस किया कि उनमें से कोई भी उस स्तर का नहीं था। इस स्थिति में इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि कप्तान यहाँ नहीं है। ये ठीक नहीं था, क्योंकि जियान चेन कप्तान को मारना चाहता था। घावों से ग्रसित उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की।
लेकिन नाकामयाब होकर उसने जियान चेन को घूरते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, भाई मुझे नहीं पता कि हमारे जो भाड़े के सैनिकों के कप्तान ने ऐसा क्या किया है कि तुम हमें इतना नाराज कर दिया है कि हम सबको खत्म करना चाहते हो। पहले की तुलना में उस व्यक्ति का रवैया पूरी तरह बदल गया था। जियान चेन की ठंडी निगाहें और भी गहरी हो गईं जब वह उस जख्मी आदमी की ओर बढ़ा। उसके हर कदम से वह आदमी और भी घबरा गया। फिर जियान चेन ने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारा कप्तान कहाँ है? जियान चेन ने दूसरे के सवाल पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। जियान चेन को अपनी ओर आते देख वह व्यक्ति कुछ झिझक के साथ कुछ कदम पीछे हट गया और बोला, कप्तान कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये सुनकर जियान चेन की आंखों में निर्मम चमक उठी और उसने उस घायल व्यक्ति की परवाह करना छोड़ दिया। पल भर में उसके सामने प्रकट होकर लाइट विंड स्वॉर्ड ने सीधे उस व्यक्ति के गले पर वार किया। पीछे की ओर उड़ने की कोशिश करते हुए उस आदमी का चेहरा अचानक उतर गया। पलक झपकते ही उसके हाथ में एक तलवार आ गई और उसने लाइट विंड स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी तलवार को सही स्थिति में ला पाता, लाइट विंड स्वॉर्ड उसकी गर्दन के पास पहुंच गई और उसमें गहराई तक धंस गई। खून से लथपथ नोक उसकी गर्दन के पीछे से बाहर निकली हुई थी। ये देखकर कि उस जख्मी आदमी का जियान चेन के सामने कोई मौका नहीं था, शेष बचे कुछ संत गुरुओं के चेहरे जियान चेन द्वारा प्रकट की गई दबंग शक्ति के भय से पीले पड़ गए। भाग जाओ, कप्तान को ढूंढो, वही हमारा बदला ले सकता है, एक संत गुरु ने भयभीत होकर चिल्लाते हुए वेक सिटी के द्वार की ओर दौड़ लगाए। ठीक है, कप्तान को जल्दी ढूंढो। अन्य संत गुरुओं को अचानक होश आ गया। बिना किसी झिझक के वे सब एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए उस स्थान से भागने लगे। जियान चेन ने धीरे से मृत और घायल व्यक्ति के शरीर से खून से लथपथ लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली। भागते हुए संत गुरुओं को देखकर उसने उनका मजाक उड़ाया और उनके पीछे पीछे निकल गया। जियान चेन के जाने के कुछ ही समय बाद रेस्तरां से उसका पीछा करने वाला लोगों का समूह अचानक जो भाड़े के सैनिकों के मुख्यालय में एक विशाल भीड़ के रूप में प्रकट हुआ। हालांकि जैसे ही लोगों के इस समूह ने टूटे हुए फाटकों के पार का भयावह दृश्य देखा, उन सभी के चेहरे भयभीत हो गए क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जियान चेन के मुख्यालय में प्रवेश करने से लेकर उसके बाहर निकलने तक का समय 10 सांसों से भी कम था। इतने कम समय में ही मुख्यालय 100 से अधिक लोगों के शवों से भर गया था। ऐसा दृश्य किसी को भी स्तब्ध कर देगा। अध्याय 213 जो वंश। हालांकि वेक सिटी जादुई राक्षसों के हमले के कगार पर थी, लेकिन वेक सिटी में किसी को भी किसी प्रकार का डर या घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शहर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन नागरिक अपना काम सामान्य रूप से करते रहे। जादुई राक्षसों की पर्वत श्रृंखला वेक शहर के बहुत करीब थी, लगभग 20 किलोमीटर दूर। ये तीसरे दर्जे के उस शहर के ऊपर स्थित थी, जिसे जादुई राक्षसों के हमलों की लहरों को रोकने का भरपूर अनुभव था। यहाँ तक कि शहर की दीवारें भी पहले दर्जे के शहर की दीवारों के बराबर थीं। हर बार जब जादुई राक्षस शहर पर हमला करते तो ये छोटा सा तीसरे दर्जे का शहर हमेशा डटकर खड़ा रहता। इसलिए इस शहर में जन्मे और पले बड़े सभी लोग जादुई राक्षसों के इस हमले के आदी हो चुके थे। वेक सिटी के भीतर शहर के मुखिया ने खबर की घोषणा करने के साथ साथ भाड़े के सैनिकों के संघ के भीतर मिशन की जानकारी भी दे दी थी और लगभग हर भाड़े का सैनिक जादुई जानवरों के हमले की तैयारी में वेक सिटी में इकट्ठा हो गया था। आजकल वेक सिटी की सड़कों पर पहले से कहीं अधिक भीड़ थी। अगर गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि सड़कों पर चलने वाले अधिकांश लोग भाड़े के सैनिक थे जो शोर शराबा भी मचा रहे थे। रास्ते से हट जाओ, जिस तरह मैंने कहा, रास्ते से हट जाओ। इसी क्षण गलियों में एक तेज और घबराहट भरी आवाज गूंजी, जिससे सबने अपना सिर घुमाया। उन्होंने देखा कि कुछ अधेड़ उम्र के आदमी बेतहाशा सड़कों पर भाग रहे थे। उनमें से हर एक ने अलग अलग रंग के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उनकी छाती पर बने चिन्ह एक जैसे थे। जो भी दुर्भाग्यवश उनके रास्ते में आता उसे बेरहमी से धक्का देकर हटा दिया जाता, जिससे वह सबकी नाराजगी और गालियों का पात्र बन जाता। कुछ लोग हिंसक हो गए थे और ताकतवर आदमियों ने अपने पवित्र हथियार निकाल लिए, मानो उन्हें उनके अपराध की सजा देना चाहते हों। उनके बैज देखो, क्या वे जो भाड़े के सैनिकों के सदस्य नहीं हैं? ये सचमुच जो भाड़े के सैनिक हैं? ये इतने घबराए हुए क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो। जब सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने उन आदमियों के बैज पहचाने तो वे सभी इस अजीब घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ तक कि जिन आदमियों को उन्होंने रास्ते से हटा दिया था, उन्होंने भी जैसे ही सुना कि यह समूह जो भाड़े के सैनिकों का है, अपना क्रोध और पवित्र हथियार दबा लिए। जो भाड़े के सैनिकों के कप्तान जो यून एक महान संत गुरु थे। वेक शहर में यह मामला मामूली नहीं था। आखिर वेक शहर एक तृतीय श्रेणी का शहर था। महान संत गुरु को शहर के विशेषज्ञों में सर्वोच्च माना जाता था। अब जब जो भाड़े के सैनिकों के दल में एक महान संत गुरु शामिल हो गए थे तो उनकी प्रतिष्ठा आसमान छू गई थी और वे शहर के सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक बन गए थे। अब बहुत कम लोग जो भाड़े के सैनिकों को चुनौती देने की हिम्मत करते थे। जो भाड़े के सैनिकों के ये सदस्य सड़कों पर तेजी से दौड़ते हुए भीड़ में गायब हो गए। सड़क पर उन्होंने आसपास खड़े राहगीरों की अचंभित निगाहों को आकर्षित किया। जैसे ही जो भाड़े के सैनिक भीड़ में गायब हुए, अचानक एक सफेद रोशनी भीड़ के बीच से गुजरी और पीछे से जो भाड़े के सैनिकों का पीछा करने लगी। क्या हो रहा है? क्या जो भाड़े के सैनिकों को कोई परेशानी हो गई है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस समय जो भाड़े के सैनिकों के पास एक महान संत गुरु हैं और उन्हें जो कबीले का भी पूरा समर्थन प्राप्त है। भला कौन जो भाड़े के सैनिकों से पंगा लेना चाहेगा? डॉट 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 डॉट। इसके चलते सड़कों पर मौजूद हर कोई एक दूसरे के साथ हर संभावना को साझा करते हुए तरह तरह के अनुमान लगाने लगा। जो भाड़े के सैनिक 10 किलोमीटर तक बेतहाशा दौड़ते रहे और अंततः एक भव्य हवेली तक पहुंचे, जिसका विशाल द्वार 4 मीटर ऊंचा और 6 मीटर चौड़ा था। उस विशाल द्वार के ऊपर एक चौड़ी तख्ती पर सुनहरे अक्षरों में जो वंश लिखा हुआ था। केवल इसी से जो भी इस तख्ती को देखता वह समझ जाता कि इस घर के मालिक के पास काफी धन दौलत है और वह शारीरिक रूप से भी काफी बलवान है।
हमें अंदर आने दीजिए, हम जो भाड़े के सैनिकों के सदस्य हैं और कप्तान से हमारा ज़रूरी काम है। जो भाड़े के सैनिकों में से एक सदस्य ने द्वार के ठीक बगल में खड़े गार्ड को घबराकर पुकारा। जब गार्ड ने लोगों के उस समूह को घबराए हुए चेहरों के साथ अपनी ओर दौड़ते देखा तो वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की और उन्हें अंदर जाने दिया। जो कबीले के निवास के भीतर एक भव्य हॉल में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति मेज के पहले स्थान पर बैठा था। उसके पास 10 अन्य सदस्य भी मौजूद थे। बुजुर्ग ने पास ही मौजूद भारी कवच पहने एक व्यक्ति को घूर कर देखा। वह व्यक्ति मजबूत और शांत था। तभी बुजुर्ग हंसते हुए बोले, कमांडर डुओली, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कबीला पिछले 10 वर्षों से वेक सिटी के बाकी हिस्सों पर अपना दबदबा बनाए हुए है। ये कहा जा सकता है कि वेक सिटी अब हमारी जन्मभूमि है। जादुई राक्षस की लहर का यह मामला वाकई हमारे जो कबीले को लड़ने के लिए तैयार कर देगा। हम वेक सिटी की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कवचधारी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ जोड़कर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, जो वंश के मुखिया के शब्दों से मुझे राहत मिली है। जो वंश के हमारे बल में शामिल होने से हमारी जीत निश्चित है और चूंकि महाराज जो यून अब एक महान संत गुरु बन गए हैं, इसलिए ये सचमुच खुशी का अवसर है। ये शब्द सुनकर बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा, कमांडर डुओली बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। जो यून की साधना प्रतिभा असाधारण है। हमने अभी अभी कई सिक्के राक्षस कोर पर खर्च किए हैं जिससे वह साधना कर सका और आसानी से महान संत गुरु के स्तर तक पहुंच गया। फिर बुजुर्ग ने मेज पर दूर बैठे एक अन्य व्यक्ति की ओर देखा। इस व्यक्ति ने नीले रंग का चोगा पहना हुआ था और उसके बाल चाबुक की तरह कंधों पर लटके हुए थे। उसकी आंखों में शांत लेकिन शक्तिशाली भाव था। ये व्यक्ति जो भाड़े के सैनिकों का नेता था, जो यून। जैसे ही बुजुर्ग ने बोलना समाप्त किया, कमरे के बाहर गलियारे से एक तेज घबराहट भरी चीख सुनाई दी। कप्तान, कप्तान, कुछ भयानक घटित हुआ है, सचमुच एक भयानक घटना। जैसे ही आवाज सुनाई दी, अचानक सीने पर जो भाड़े के सैनिक का चिन्ह लिए एक आदमी कुछ अन्य आदमियों के साथ हौंकते हुए कमरे में घुस आया। इन व्यक्तियों के उदास चेहरे को देखकर हर कोई आश्चर्य से भौहें चढ़ा बैठा। कुछ लोगों ने तो उन्हें चिढ़ भरी निगाहों से भी देखा। बेशर्मी, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम यहाँ बैठक कर रहे हैं? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या तुम्हें हमारे नियम, हमारी आचरण प्रणाली याद नहीं है? कुलपति, कुछ बुरा हुआ है। एक बेहद ताकतवर और खूंखार आदमी ने हमसे बदला लेने की घोषणा कर दी है। हमारे 100 सदस्यों वाले जो भाड़े के सैनिकों का सफाया हो गया है और यहाँ केवल कुछ ही लोग बचे हैं। समूह के नेता ने बड़े बुजुर्ग से गुहार लगाए। ये सुनकर आसपास के सभी लोग घबरा गए। क्या तुमने अभी अभी कहा कि तुम ही जो भाड़े के सैनिकों में से बचे हुए एकमात्र व्यक्ति हो? जो यून ने गंभीर चेहरे से कहा। तुरंत खड़े होकर वह जोर से चिल्लाते हुए उस आदमी की ओर बढ़ा। जी हाँ कप्तान, हम ही बचे हैं, भाड़े के सैनिक ने कांपती हुई आवाज में दयनीय ढंग से चिल्लाया। और कोई नहीं। जो यून की आंखें पल भर में काली पड़ गईं। सब लोग मर चुके हैं कप्तान, एक अन्य भाड़े के सैनिक ने कहा। यह सुनकर जो यून के भीतर से अत्यधिक क्रोध उमड़ पड़ा और वह गुस्से से गुर्राते हुए बोला, किसकी हिम्मत होगी टकराना? इससे पहले कि जो यून अपना बयान पूरा कर पाता, जो कबीले की हवेली के विशाल द्वार एक जोरदार आवाज के साथ खुल गए और 4 अलग अलग टुकड़ों में टूटकर आंगन में जा गिरे। अध्याय 214, जो कबीले का साहसी आक्रमण। इस तेज आवाज ने सबको चौंका दिया। हालांकि वे जल्दी ही संभल गए और उनके चेहरे गंभीर हो गए। वहां मौजूद सभी लोग साधारण नहीं थे और सबकी सुनने की क्षमता अच्छी थी। दरवाजे के टूटने की आवाज सुनकर ही वे समझ गए कि यह किसी आदमी ने किया है। बेशर्मी, जो भाड़े के सैनिकों के कबीले के सरदार ने अपने सिंहासन के आर्मरेस्ट पर जोर से हाथ पटका, जिससे कमरे में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत किसकी है? हमारे जो कबीले के लिए मुसीबत खड़ी करने की। सब मेरे साथ आओ, चलो देखते हैं कि इस पवित्र भूमि पर कदम रखने की हिम्मत किसकी होती है। जो कबीले का मुखिया गुस्से से खड़ा हो गया। जैसे ही वह उग्रभाव से कमरे से बाहर आंगन की ओर बढ़ा, बाकी सब उसके पीछे पीछे चल दिए। जो कबीले का मुखिया समूह को आंगन के प्रवेश द्वार तक ले गया, जहां जो कबीले के 10 रक्षक पहले से ही तैनात थे। हर कोने से रक्षक लगातार आने लगे और उनकी संख्या बढ़ती गई। रास्ते से हट जाओ, कबीले का सरदार आ गया है। तेज नजरों वाले एक पहरेदार ने कबीले के मुखिया को अपनी ओर आते देखी चीख मारी। पानी की तरह पहरेदारों की भीड़ ने तुरंत कबीले के मुखिया के लिए रास्ता बना दिया। लेकिन उसके बाद भी पूरा इलाका जो कबीले के पहरेदारों से खचाखच भर गया था। जो कबीले के पहरेदारों से घिरा हुआ लगभग 20 वर्ष का एक युवक था। युवक ने सफेद रंग का चोगा पहना हुआ था जो देखने में किसी साधारण कपड़े का लग रहा था, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। वह बेहद आकर्षक था और उसकी पीली त्वचा उसके चेहरे की विशेषताओं को और भी उभार रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी भी स्त्री को मोहित कर देता। 20 वर्षीय युवक को देखते ही जो कबीले के सरदार की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उन्होंने कहा, तुम कौन होते हो हमारे जो कबीले के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करने वाले? क्या तुम्हें लगता है कि हमारा जो कबीला धमकाने के लिए आसान निशाना है? जियान चेन ने नेता की घूरती निगाहों का शांत भाव से जवाब देते हुए बुजुर्ग से कहा, और आप कौन हैं? हम। जियान चेन के तिरस्कार भरे भाव को देखकर जो कबीले के मुखिया की आंखों में और भी ज्यादा ठंडक छा गई। ये बुरा आदमी जो कबीले का मुखिया है, जो बुतोंग। ओह, तो आप जो कबीले के मुखिया हैं? जियान चेन ने अपने हाथों को जोड़कर बनावटी मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम जियान चेन है। मैं एक व्यक्ति को ढूंढने आया हूँ। जैसे ही जो कबीले का मुखिया उस व्यक्ति को सामने लाएगा, मैं चला जाऊंगा। जो बुतोंग गुस्से से हंसते हुए बोला, किसी को ढूंढ रहे हो? हाँ, बदमाश, तुम्हें अपने से बड़ों को पहचानना सीखना चाहिए। जो कबीले के मुखिया से कुछ मांगने की हिम्मत कैसे हुई?
बदमाश, वेक सिटी में जो कबीले से कुछ मांगने की हिम्मत करने वाले लोग न के बराबर हैं, तुम पहले हो। जियान चेन भी हंस पड़ा, लगता है मुझे इस बात से खुश होना चाहिए। जो कबीले के मुखिया, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि जो भाड़े के सैनिकों का नेता जो यून यहाँ है या नहीं? मैं जो यून हूँ। जैसे ही जियान चेन बोला, जो यून भीड़ से आगे बढ़ा। उसकी आंखों से ऐसी जानलेवा भावना झलक रही थी मानो वह भूखा भेड़िया हो जो जियान चेन को निगलने के लिए घात लगाए बैठा हो। मैंने सुना है कि तुमने मेरे जो भाड़े के सैनिकों का पल भर में सफाया कर दिया, क्या ये सच है? ये है। ये दो शब्द सुनकर जो यून खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई और उसने जियान चेन पर जानलेवा हमला कर दिया। पल भर में जो यून के हाथ में एक लंबा भला प्रकट हो गया और वह चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस भाड़े के सैनिकों के समूह को नष्ट करने की जिसे बनाने में मैंने 20 साल लगाए? नौजवान, तुम चाहे जो भी हो, मैं जो यून तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर करूंगा और तुम्हें इस दुनिया के शाश्वत कष्टों से तड़पाऊंगा। इससे मैं अपने शहीद भाइयों का बदला लूंगा। उसने अपने पवित्र हथियार से भारी मात्रा में पवित्र शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जियान चेन पर वार किया। जियान चेन ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की, जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड उसके दाहिने हाथ में प्रकट हुई और भाले के साथ ही उड़ गई। डिंग! लाइट विंड स्वॉर्ड ने भारी मात्रा में स्वॉर्ड चीक तलवार ऊर्जा धारण करते हुए जो यून के भाले पर जोरदार प्रहार किया। दोनों पवित्र हथियारों के टकराने से एक जोरदार ध्वनि गूंज उठी। चारों दिशाओं में इतनी सघन और तीव्र गति से एक विशाल तरंग फैल गई कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। पवित्र शक्ति के स्पंदन के साथ साथ धूल का एक बड़ा बादल उठा और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। इसी दौरान जो वंश के कमजोर रक्षक इसके कारण कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। जियान चेन और जो यून के बीच तलवार और भाले का टकराव हुआ और दोनों एक गतिरोध में फंस गए। तभी अचानक दोनों के बीच एक सफेद चमक दिखाई दी और लाइट विंड स्वॉर्ड ने जो यून के गले की ओर वार किया। ये तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी, इतनी तेज कि जो यून के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह उसके गले से 1 फुट से भी कम दूरी पर थी। जो यून का चेहरा अचानक चौंक गया, लेकिन अपने अनगिनत वर्षों के युद्ध अनुभव के कारण वह दबाव में भी शांत रहा और तुरंत पीछे की ओर लात मारी। उसी समय उसके हाथों में मौजूद लंबा भला उछलकर वापस उसकी ओर आया और तलवार को रोकने के लिए आगे बढ़ा। डिंग! जैसे ही जो यून ने अपना भला अपने सामने किया, प्रकाश पवन तलवार ने भले पर प्रहार किया और उसमें अपार शक्ति प्रवाहित कर दी। शक्ति भले से जो यून तक प्रवाहित होती रही और उसे कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह जानलेवा हमला नहीं था, फिर भी सदमे से जो यून का चेहरा अचानक पसीने से भीग गया और पीला पड़ गया। तलवार कितनी तेज थी, इतनी तेज कि मैं लगभग बच ही नहीं पाया। हालांकि जो यून एक महान संत गुरु थे, लेकिन उन्हें वह सफलता प्राप्त किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। वे केवल प्राथमिक महान संत गुरु थे और जियान चेन की तुलना में जो यून की शक्ति अधिक से अधिक शिखर संत गुरु के बराबर थी। फिर जब जो यून अपने मन में विचार कर रहा था और अपनी पीछे हटने की गति को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक एक सफेद रोशनी पहले वाली से भी तेज गति से उसकी ओर बढ़ी। पलक झपकते ही लाइट विंड स्वॉर्ड जो यून के गले तक पहुंच गई। उस क्षण जो यून तलवार की गति देखकर अचंभित रह गया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं है। अचानक जैसे ही जो यून ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, एक विशाल तलवार उसकी ओर आई और उसके शरीर पर जा लगी। उसी समय जो यून ने महसूस किया कि 2 वृद्ध लेकिन शक्तिशाली भुजाओं ने उसे कंधों से पकड़ लिया और उसे मृत्यु से दूर खींच लिया। डिंग! एक चीखने जैसी आवाज सुनाई दी जब वह तलवार जो मूल रूप से जो यून के गले में घुसाने के लिए थी, क्षैतिज रूप से उड़ती हुई तलवार से टकरा गई। इस तलवार का स्वामी अप्रत्याशित रूप से जो वंश का मुखिया जो बुतोंग था। हालांकि जो बुतोंग के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह एक ऐसी तलवार हो जिसे अभी तक म्यान से बाहर नहीं निकाला गया हो। इस क्षण के बाद ही लोगों को लगा कि अब वह तलवार खुल चुकी है और प्रहार करने के लिए तैयार है। नवगठित जो बुतोंग को ठंडी निगाहों से देखते हुए जियान चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। जो वंश के मुखिया, आपको अभी देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो वंश को इसमें घसीटना चाहते हैं। अध्याय 215 जो वंश की भागीदारी। इस समय जो कबीले के मुखिया जो बुतोंग का चेहरा बेहद गंभीर था। जियान चेन को घूरते हुए उनकी निगाहों में पहले वाली घृणा का भाव गायब हो चुका था। अब वे जियान चेन को महज एक युवक नहीं समझते थे। अब जो बुतोंग उन्हें अपने बराबर का प्रतिद्वंद्वी मानते थे और उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे। जियान चेन के पहले 2 वारों से जो बुतोंग को जियान चेन की ताकत का अंदाजा हो गया था। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया होता तो उसका बेटा जो यून मारा जाता। इतना ही नहीं, अपने बेटे की रक्षा के लिए उसने जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वार किया। जियान चेन के 3 तलवार के वार इतने जबरदस्त थे कि जो बुतोंग उन्हें हल्के में नहीं ले सकता था और तीसरे वार ने उसे मजबूरी में कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया था। जो बुतोंग को मन ही मन गहरा सदमा लगा। जियान चेन की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन इतनी कम उम्र में उसमें असाधारण शक्ति थी। वर्षों के अनुभव से वह समझ गया था कि जियान चेन को किसी बड़े समर्थक का साथ नहीं मिल रहा होगा। फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना किसी बड़ी शक्ति के एक युवक में एक महान संत गुरु जितनी शक्ति हो सकती है। जो बुतोंग ने जियान चेन को घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मेरा ये युवा मित्र किस कबीले से है और मेरे बेटे जो यून से आपकी क्या दुश्मनी है, लेकिन शायद यह एक गलतफहमी है। ये गलतफहमी हो या ना हो, मेरा दिल सच्चाई जानता है। बीते हुए कल की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं जो यून को जरूर मार डालूंगा। अगर तुम्हारा जो वंश इसमें दखल नहीं देता तो जाहिर है तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा जो वंश इसमें शामिल होता है तो मैं उसे भी मिटा दूंगा। जियान चेन की आवाज़ ऊपर से शांत थी, लेकिन उसमें एक दबंगई का भाव था। फिर भी जैसे ही जो वंश ने जियान चेन के ये शब्द सुने, उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए और उनके आसपास का वातावरण जानलेवा इरादे से भर गया। माहौल तनावपूर्ण होने के बावजूद जियान चेन के ठंडे व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया।
जो बुतोंग का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने जियान चेन को घूरते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो मेरे दोस्त। मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है, लेकिन मेरे पूरे जो वंश को मिटाने की कोशिश करना। उफ, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरा जो वंश मिट्टी जैसा है? जो कबीले के मुखिया, ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो यून की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जियान चेन की आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई और उसकी आंखों में एक तीखी, निर्मम हत्या की मंशा झलकने लगी। जो बुतोंग ने अपनी तलवार तैयार करते हुए कहा, अगर तुम मेरे बेटे की जान लेना चाहते हो तो हमें इसका कारण बताओ। एक पल इंतजार करें। जैसे ही दोनों पक्ष लड़ने के लिए तैयार हुए, एक तेज आवाज सुनाई दी। आवाज की ओर देखते ही जियान चेन और जो बुतोंग दोनों को एहसास हुआ कि यह एक भारी कवच पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज थी। कवचधारी व्यक्ति आगे बढ़ा और जियान चेन और जो बुतोंग के बीच आकर रुक गया। जियान चेन को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, भाई, क्या जो कबीले के साथ आपके मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं? अगर इस बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है तो यही सबसे अच्छा होगा। आप दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जादुई राक्षसी लहर जल्द ही वेक सिटी की ओर बढ़ रही है, इसलिए यह वह समय है जब पूरे शहर को एकजुट होना चाहिए। एकता बनाए रखने के लिए कृपया बातचीत कर लें। आखिर ये जादुई राक्षसी लहर हजारों आम नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल रही है। भाई, कृपया एक पल के लिए इस बारे में सोचें। उस व्यक्ति ने जियान चेन के लड़ने के जज्बे को शांत करने की कोशिश की। जियान चेन ने कवचधारी व्यक्ति को शांत निगाहों से देखा और फिर उससे एक सरल प्रश्न पूछा, तुम कौन हो? जियान चेन के असभ्य तरीके से पूछे जाने के बावजूद कवचधारी व्यक्ति क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम डुओली है, मैं वेक सिटी के रक्षा सैनिकों का कमांडर और उनका प्रभारी हूँ। तो आप कमांडर डुओली हैं? कमांडर डुओली, कृपया पीछे हट जाए, यह मामला मेरे और उनके बीच का है और मैं आपको इसमें शामिल नहीं करना चाहता। जियान चेन ने जवाब दिया। कमांडर डुओली ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भाई, ये शांति का समय नहीं है, क्या आप बैठकर इस बारे में बात नहीं कर सकते? जियान चेन ने शांत भाव से सिर हिलाया, बात करने जैसी कोई बात नहीं है कमांडर डुओली, कृपया पीछे हट जाए। कमांडर डुओली, इसमें आपको दखल नहीं देना चाहिए। अगर यह अज्ञानी युवक मेरे जोहो कबीले को नष्ट करना चाहता है तो मैं उसे अपने जोहो कबीले की असली ताकत दिखाऊंगा। इसके अलावा जिस भाड़े के सैनिकों के समूह के लिए मेरे बेटे ने खून पसीना बहाया था, उसे इस युवक ने तबाह कर दिया है। क्या आपको सच में लगता है कि अब भी बातचीत की कोई गुंजाइश है? जो बुतोंग ने जान से मारने की इच्छा से जियान चेन को देखते हुए कहा, अहंकारी बालक, मुझे खुद तुझे परखने दो। अचानक जो बुतोंग की आकृति दिव्य शक्ति से भरी तलवार लिए जियान चेन की ओर उड़ी, मानो तलवार जियान चेन को चीरते हुए उसके सिर की ओर बढ़ रही हो। जियान चेन की निगाहें जम गईं और उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड ने तलवार को रोकने के लिए तेजी से हमला किया। हालात बेकाबू होते देख कमांडर डुओली ने आंखें सिकोड़कर मन ही मन बुदबुदाया, जादुई राक्षसी लहर से वेक सिटी गिरने की कगार पर है, और हालांकि यह युवक बहुत छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति महान संत गुरु के स्तर की है। ऐसी शक्ति के साथ इन दोनों पक्षों को कोई नुकसान न पहुंचाना बेहद जरूरी है। अगर मुझे इन दोनों के बीच की दुश्मनी सुलझानी है तो मुझे नगर स्वामी की जरूरत है। इसके साथ ही कमांडर डुओली ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस क्षेत्र को छोड़ दिया और हताशा में शहर के स्वामी के महल की ओर चल पड़े। जब वह भाग रहा था, जियान चेन को जोहो कबीले के प्रांगण में पूरे जोहो कबीले से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। जोहो बुतोंग एक महान संत गुरु थे जो 20 वर्ष पहले शिखर स्तर पर पहुंच चुके थे। पृथ्वी संत गुरु स्तर तक पहुंचने में अब केवल एक कदम की दूरी बची थी। पृथ्वी संत गुरु स्तर तक पहुंचने में आने वाले खतरे के कारण ही वे महान संत गुरु स्तर पर रुके रहे। इसलिए पिछले 20 वर्षों से वे शिखर महान संत गुरु स्तर पर बने रहे और अपनी शक्ति को निखारते रहे। जियान चेन के हाथ में मौजूद प्रकाशमयी तलवार हवा में लहराती हुई जोहो बुतोंग की ओर बढ़ी। उसकी चालें एक दूसरे में सहजता से समाहित थीं, एक के बाद एक वार इतने प्रभावशाली थे कि जियान चेन की त्रुटिहीन तलवारबाजी तकनीक को देखकर जोहो बुतोंग दंग रह गया। उसे अपनी पूरी शक्ति युद्ध में लगानी पड़ी और एक महान संत गुरु की शक्ति का पूर्ण उपयोग करना पड़ा। इसके बावजूद जियान चेन, जो उसके बराबर का योद्धा प्रतीत होता था, के विरुद्ध बचाव करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। हालांकि जियान चेन लगातार जोहो बुतोंग की तलवार पर वार करता रहा, लेकिन साथ ही साथ उसने जोहो कबीले के रक्षकों की जान भी एक एक करके लेनी शुरू कर दी थी। अध्याय 216, जोहो वंश का महान युद्ध। लड़ाई कुछ देर तक चलती रही और जोहो कबीले के पहरेदारों को 20 सैनिक हताहत हुए। इसके बावजूद जोहो बुतोंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। ये पहरेदार वे लोग थे जिन्हें उसने पैसे देकर काम पर रखा था और जिनका जोहो कबीले से कोई वास्तविक संबंध नहीं था। इसलिए उन पहरेदारों की मृत्यु पर भी जोहो बुतोंग को कोई परवाह नहीं थी और वह आगे बढ़ता रहा। सब लोग आगे बढ़ो, जो भी उसे घायल कर सके मैं उसे 1000 बैंगनी सिक्के इनाम में दूंगा। अगर तुम उसे पकड़ सको तो मैं 10,000 बैंगनी सिक्के दूंगा। जोहो बुतोंग ने आदेश दिया। जब बड़ा इनाम हो तो साहसी लोग तो होंगे ही। खजाने की खबर सुनते ही सभी पहरेदारों की आंखें लालच से लाल हो उठीं और वे अपनी जान की परवाह किए बिना जियान चेन की ओर दौड़ पड़े। उन्हें पकड़ने के बजाय घायल करने की उम्मीद में उनके पवित्र हथियार एक एक करके उन पर बरसने लगे। जियान चेन ने ठंडी निगाहों से आते हुए सेंट वेपन्स को घूरा, फिर अचानक उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड हरकत में आ गई। उसकी तलवार चारों ओर उड़ती हुई, पलक झपकते ही लाइट विंड स्वॉर्ड इतनी तेजी से हर सेंट वेपन से टकराई कि किसी को देखने का मौका ही नहीं मिला। डिंग 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 डिंग, संत हथियारों के आपस में टकराने के कारण उत्पन्न भारी मात्रा में संत हथियार अचानक 2 हिस्सों में टूट गए। जिस क्षण पवित्र हथियारों के टूटने से घायल हुए पहरेदारों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए, उन्होंने मुंह भरकर खून थूका और तुरंत जमीन पर गिर पड़े, जो कम से कम 3 पहरेदारों की मौत का संकेत था। संत शस्त्रों का अपने स्वामियों के साथ सहजीवी संबंध होता था। संत शस्त्र के घायल होते ही उनके स्वामियों को भी चोट पहुंचती थी।
गंभीर परिस्थितियों में संत शस्त्रों के टूटने पर सर्वोत्तम स्थिति में पीड़ित व्यक्ति साधना करने में असमर्थ हो जाता था और अपंग हो जाता था। सबसे बुरी स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती थी। जिनके पवित्र हथियार बीच से टूट गए थे, इसका मतलब था कि उनके पवित्र हथियार पूरी तरह नष्ट हो गए थे। जो लोग बच गए वे जागेंगे और अपंगों के रूप में अपना जीवन नए सिरे से शुरू करेंगे। हालांकि जो बुतों द्वारा दिए गए भारी इनाम के लालच ने पहरेदारों के दिमाग पर जहर घोल दिया था। अपने साथियों को गिरते देख भी वे जरा नहीं डरे, बल्कि अब जब उनके पास इनाम छीनने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी तो उनकी क्रूरता और भी बढ़ गई थी। आखिरकार ये 1000 बैंगनी सिक्के थे। इन सामान्य संतों और महान संतों के लिए ये उनके पूरे जीवन शांति और विलासिता में बिताने के लिए पर्याप्त थे। 1000 बैंगनी सिक्के ऐसी चीज थी जिसे वे अपने जीवन काल में कभी कमा नहीं सकते थे। सफेद वस्त्र पहने जियान चेन अपनी प्रकाश पवन तलवार के हर वार से चमकती हुई रक्षकों के समूह के बीच से उड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। जो कबीले के रक्षक एक एक करके जमीन पर गिरते चले गए। शुरुआत में 100 रक्षक थे, लेकिन थोड़े ही समय में उनमें से केवल आधे ही बचे थे। जो कबीले के मुखिया जो बुतोंग गंभीर चेहरे के साथ लड़ाई से पीछे हट गए थे, क्योंकि उन्होंने उस एक तरफा हत्या को देखा जिसमें जियान चेन खुशी खुशी भाग ले रहा था। कुलपति, यह आदमी अविश्वसनीय रूप से बलवान है और इसकी तलवार बहुत तेज चलती है। इसका पीछा करना हमारे लिए भी मुश्किल है, इसलिए इन पहरेदारों के पास तो बचने का कोई मौका ही नहीं है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुझे डर है कि ये पहरेदार जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जो बुतोंग के पीछे से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। जो बुतोंग की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसने कहा, जिस तेजी से वह अपनी तलवार चला रहा है उसकी संत शक्ति जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। अभी कुछ देर पहले ही उसने जो भाड़े के सैनिकों को नष्ट किया है, इसलिए उसकी संत शक्ति इतनी जल्दी पुनः प्राप्त नहीं हो सकती। उसे पहले इन रक्षकों पर अपनी संत शक्ति का उपयोग करने दो। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद उसकी संत शक्ति का इतना भंडार बचेगा। जो लियानयुन, जल्दी करो और किंग टाइगर दस्ते को यहाँ लाओ। इस बार दुश्मन को कम नहीं आंका जा सकता। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन हमारे जो कबीले का जीवन मरण दांव पर है। हमें अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई करनी होगी। जी हाँ, कबीले के मुखिया। आदेश मिलते ही वह तुरंत जो कबीले के प्रांगण के पिछले हिस्से की ओर दौड़ पड़ा। जो कबीले के रक्षकों के क्रूर नरसंहार के बाद केवल 10 रक्षक ही बचे थे और लगभग 100 अन्य जमीन पर पड़े थे, जिनका खून चारों ओर बह रहा था और संगमरमर के फर्श को लाल रंग से रंग रहा था। जियान चेन का शरीर झिलमिला उठा और वह 10 रक्षकों के पीछे फिर से प्रकट हो गया। प्रकाश पवन तलवार की धुंधली रोशनी से उसने उनकी गर्दनें काट दी और उनकी सांस लेने और जीने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस समय जो वंश के सभी रक्षक पूरी तरह से मारे जा चुके थे। प्रांगण में केवल जो बुतोंग और वंश के कुछ दर्जन सदस्य ही बचे थे। जियान चेन द्वारा 10 मृत प्रहरियों के गले काटने के तुरंत बाद पीछे से तेज हवा का एक झोंका उसकी ओर आया और कान फाड़ने वाली सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि ठंडी हवा का तेज झोंका जियान चेन के कंधे से टकराता, उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर हो गया और फिर वह तेजी से मुड़ा और खुद को बचाने के लिए लाइट विंड स्वॉर्ड को ऊपर उठा लिया। किंग, अचानक एक विशाल तलवार जियान चेन की तलवार से टकराई, जिससे तलवार से तलवार में भारी मात्रा में शक्ति का संचार हुआ और जियान चेन कुछ कदम पीछे हट गया। अपनी पीछे की ओर गति का अनुसरण करते हुए जियान चेन के पैर पीछे की ओर उड़ने लगे, मानो वह उसे पीछे धकेलने वाले अतिरिक्त बल से छुटकारा पाना चाहता हो। हाँ, एक जोरदार चीख गूंज उठी, क्योंकि जो बुतोंग ने जियान चेन को सांस लेने का एक पल भी नहीं दिया और उस पर तलवार से एक और वार कर दिया। इसके बाद जो कबीले के एक दर्जन सदस्यों ने भी अपने पवित्र हथियार निकाल लिए और उस पर हमला कर दिया। इस समूह में राहत की सांस ले रहे और हाल ही में पदभार ग्रहण कर चुके महान संत गुरु जो यून भी शामिल थे, जो भाड़े के सैनिकों के कप्तान थे। जियान चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया और अत्यंत अधिक तलवार शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी हल्की हवा की तलवार को जो बुतोंग की तलवार पर प्रहार किया। जैसे ही 2 पवित्र हथियार हवा में टकराए, केंद्र से पवित्र शक्ति की एक और शक्तिशाली लहर निकली और हर दिशा में फैल गई, जिससे घास और जो कबीले के अन्य सदस्य प्रभावित हुए। इसके बाद हुए हमले में सेंट फोर्स की प्रबल शक्ति ने जियान चेन को 6 कदम और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जबकि जो बुतोंग 3 कदम पीछे हट गया। जियान चेन के संभलने से पहले ही जो कबीले के एक दर्जन सदस्य अपनी शक्तिशाली संत शक्ति से लैस होकर उस पर टूट पड़े और जियान चेन पर वार करने के लिए तैयार हो गए। जो यून स्वयं जियान चेन के पीछे आ गए और अपने लंबे भले को मानो किसी सर्प की तरह उसकी ओर घुमाते हुए उस पर प्रहार किया। अध्याय 217, जो वंश का विनाश। जियान चेन ने अपना पैर जमीन पर पटका और अकल्पनीय गति से 2 मीटर दूर अपनी ओर उड़ गया, वहां मौजूद लोगों के वारों से बचते हुए। ये 12 आदमी अपनी अपनी गति में माहिर थे। चूकने के बाद भी उनके हाथ रुके नहीं और वे तुरंत जियान चेन की ओर दौड़ पड़े। जो यून के भाले ने अपार संत शक्ति उत्पन्न की, जिससे वह बिजली के सफेद भाले में बदल गया और जियान चेन के हृदय की ओर उड़ गया। यह एक ऐसा प्रहार था जिसमें जो यून ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जियान चेन के होंठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। हालांकि ये दर्जन भर आदमी देखने में बेहद खूंखार लग रहे थे, लेकिन जियान चेन के लिए वे मामूली दबाव से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो उसे गंभीरता से लेने के लिए भी काफी नहीं था। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने तलवार की तीव्र शक्ति से वार किया, उसका हाथ अचानक कांप उठा। पलक झपकते ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने 10 बार वार किया और उसकी ओर आ रहे सेंट वेपन्स पर प्रहार किया। हालांकि दर्जनों पवित्र हथियारों की तुलना में लाइट विंड स्वॉर्ड एक छड़ी जैसी दिखती थी, लेकिन जियान चेन की उस छोटी सी तलवार में असाधारण शक्ति समाहित थी, जिसकी बराबरी जो कबीले के सदस्य नहीं कर सकते थे। जैसे ही दोनों हथियार आपस में टकराए, जो कबीले के सदस्यों के पवित्र हथियार दूर जा गिरे। जो कबीले के सदस्यों के चेहरे अचानक आश्चर्य से पीले पड़ गए जब उन्होंने लाइट विंड स्वॉर्ड को देखा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी तलवार में इतनी शक्ति समाहित हो सकती है।
जैसे ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे को छुआ, उनके पवित्र हथियारों ने प्रहार से इतनी शक्ति संचारित की कि क्षण भर के लिए उनकी भुजाएं लकवाग्रस्त हो गईं। जब वे लोग सदमे में थे, तभी एक सफेद चमक ने लाइट विंड स्वॉर्ड को घेर लिया और वह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से उड़ती हुई जोहो कबीले के सदस्यों की गर्दन के ऊपर से गुजरी, इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते। जोहो कबीले के वे दर्जन भर सदस्य अचानक अपनी गर्दन के घावों से खून की बौछार होने से एकदम सुन्न पड़ गए। उनकी गर्दन से बहता खून इतना अधिक था कि मानो वह एक फव्वारा बन गया हो, जिसने उनके शरीर को जीवन देने वाली शक्ति को ही छीन लिया। समूह में महान संत गुरु जोहू युन को छोड़कर, जो बाल बाल मौत से बच गए थे, बाकी एक दर्जन सदस्यों के गले जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड से काट दिए गए थे। एक ही वार में एक दर्जन लोग मारे गए। जियान चेन ने यही नहीं रुका, अपने शरीर को एक और झटके से झटकते हुए वह तुरंत जोहू युन पर हमला करने के लिए झपटा। जियान चेन को अपनी ओर दौड़ते देख जोहू युन डर से पीला पड़ गया। जियान चेन से एक बार भिड़ने के बाद ही वह समझ गया कि वह जियान चेन का मुकाबला करने वाला प्रतिद्वंद्वी नहीं है और उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जोहू युन अकेले जियान चेन का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पीछे हटने की कोशिश में तुरंत तेजी से पीछे की ओर छलांग लगाई। बदमाश, मैं जोहू बुतोंग ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम यहाँ से जिंदा न निकल पाओ। क्रोधित जोहू बुतोंग ने भागते हुए जोहू युन की रक्षा के लिए तुरंत बगल से आकर जियान चेन की ओर एक और चीख मारी। इस समय जोहू बुतोंग की आंखें क्रोध से लाल थीं। पिछले एक दर्जन जोहू कबीले के सदस्य जो मारे गए थे, वे जोहू कबीले के महत्वपूर्ण सदस्य थे और उसकी रीढ़ की हड्डी थे। जोहू कबीले के लिए वे कबीले के आधार स्तंभ थे और उनमें से प्रत्येक के पास कम से कम एक संत गुरु के बराबर शक्ति थी। उनमें से प्रत्येक का दिमाग व्यवसाय से भरा हुआ था और व्यावहारिक रूप से वे जोहू कबीले के वित्तीय मामलों को नियंत्रित करते थे। अब जब जोहू कबीले के स्तंभ मारे गए हैं, तो ये जोहू कबीले के लिए एक विनाशकारी क्षति है। जियान चेन ने गुस्से से कहा, तुम्हारे जोहू वंश के पास इसमें शामिल न होने का मौका था, लेकिन तुमने इसमें हिस्सा लेने पर इतना जोर दिया। जोहू वंश अब लगभग विलुप्त हो चुका है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इतना कहकर जियान चेन ने एक पल भी इंतजार नहीं किया और तुरंत लाइट विंड स्वॉर्ड से जोहू बुतोंग पर वार किया। उसी क्षण भारी कवच पहने पुरुषों का एक समूह अचानक जोहू कबीले के प्रांगण में घुस आया। इस समूह में लगभग 20 लोग थे। प्रत्येक सदस्य अनुशासित प्रतीत हो रहा था, मानो वे सैन्य सेवा के लिए ही पैदा हुए हों। जियान चेन की ओर दौड़ते हुए भी उनका हर कदम एक मत था। कुलपति, किंग टाइगर स्क्वाड आ गया है। समूह के पीछे से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोहू बुतोंग को पुकारते हुए कहा। ये सुनकर जोहू बुतोंग की आंखें कांप उठीं और उसने अपनी विशाल तलवार से जियान चेन पर एक बार फिर जोरदार वार किया। फिर 20 लोगों के समूह की ओर देखते हुए कहा, किंग टाइगर स्क्वाड, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम इस बदमाश को तुरंत मार डालो। किंग टाइगर स्क्वाड जोहू कबीले के 30 वर्षों के प्रशिक्षण और खर्च का नतीजा था। कुल 300 लोगों में से प्रत्येक को कई कठिन युद्ध परीक्षाओं से गुजारा गया, जिसके बाद केवल 20 लोगों को चुना गया। ये 20 लोग ही किंग टाइगर स्क्वाड थे और इनमें जोहू कबीले के सबसे शक्तिशाली सदस्य शामिल थे। हाँ, किंग टाइगर स्क्वाड के 20 सदस्यों ने तुरंत जवाब दिया और अपनी पवित्र शक्तियों के साथ अथाह गति से जियान चेन की ओर सीधे दौड़ पड़े। किंग टाइगर स्क्वाड से निकलने वाली तीव्र ऊर्जा को महसूस करते हुए जियान चेन को दिल में थोड़ी हैरानी हुई। इन 20 सदस्यों में से प्रत्येक कम से कम एक संत गुरु के बराबर शक्तिशाली था। यह जरूर जोहू वंश का तुरुप का पत्ता होगा, जियान चेन ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने ये सोचा, किंग टाइगर स्क्वाड अपने पवित्र हथियारों को फैलाए हुए जियान चेन से 100 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका था। उसी समय जोहू बुतोंग और जोहू युन दोनों ने एक साथ जियान चेन पर हमला करने के लिए उड़ान भरी। जोहू बुतोंग और जोहू युन के हमले से बचने के लिए जियान चेन कुछ कदम पीछे हट गया। लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की एक धुंधली सी चमक में गायब हो गई और किंग टाइगर स्क्वाड के सेंट वेपन्स के पास से फिसलती हुई उनके कुछ सदस्यों के गले पर जा लगी। लाइट विंड स्वॉर्ड के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए ये चांदी की धुंधली सी आकृति में किंग टाइगर स्क्वाड की ओर उड़ा और उनके गले पर फिसलते हुए उनकी जान ले ली। पलक झपकते ही किंग टाइगर स्क्वाड के 20 जवानों को जियान चेन ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। किंग टाइगर स्क्वाड को इतनी जल्दी मरते देख जोहू बुतोंग भयंकर रूप से कांपने लगा और उसका क्रोध अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया। किंग टाइगर स्क्वाड उसके लिए एक विशेष रूप से अनमोल खजाना था और वह विशिष्ट कार्यबल था जिसके प्रशिक्षण में उसने अनगिनत घंटे लगाए थे। जैसे ही जोहू बुतोंग इस नवीनतम घटनाक्रम के बारे में सोचता रहा, जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड से एक तेज रोशनी निकली जो चीखती हुई उसकी ओर बढ़ी और उसके गले पर वार करने लगी। जोहू बुतोंग ने तुरंत अपनी तलवार उठाकर लाइट विंड स्वॉर्ड के वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दोनों तलवारें टकराईं, लाइट विंड स्वॉर्ड की ताकत से वह कुछ कदम पीछे हट गया। जियान चेन ने जोहू बुतोंग को आराम करने का जरा भी समय नहीं दिया और तुरंत उसके करीब आ गया। उसकी तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चली और उसने एक बार फिर प्रहार किया। उसके बाद तीसरी और चौथी स्ट्राइक एक साथ इतनी तेजी से लगी कि उनकी गति पहली 2 स्ट्राइक के बराबर थी। 5वीं स्ट्राइक, लाइट विंड स्वॉर्ड पलक झपकते ही प्रकाश की एक धुंधली लकीर में गायब हो गई, जैसे ही ब्लेड के प्रेत जैसे निशान उसके असली शरीर पर छा गए। यह एक बार अविश्वसनीय रूप से तेज था, जिससे जोहू बुतोंग को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। जोहू बुतोंग की आंखें केवल चौड़ी हो गईं क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड उसकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता से परे जाकर उसके गले को भेद गई। अध्याय 218 नगर स्वामी। जोहू बुतोंग ने अपने गले में धसी हुई खून से सनी लाइट विंड स्वॉर्ड को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 20 साल का कोई युवक उसे इतनी आसानी से मार सकता है। इस समय जोहू बुतोंग को अपनी ताकत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। इस 1 घंटे में जो कुछ हुआ था वह इतनी तेजी से घटित हुआ था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले ही वह शक्तिशाली जोहू कबीले का मुखिया था और वेक सिटी डिफेंसिव गार्ड कमांडर के साथ जादुई राक्षस लहर के बारे में चर्चा कर रहा था।
लेकिन अब उसके आधे घंटे के भीतर ही उसका जोहू कबीला पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। जोहू बुतोंग ने अनिच्छा से एक गहरी आह भरी, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने वृद्ध शरीर को धीरे धीरे जमीन पर गिरने दिया। जियान चेन ने जोहू बुतोंग को जमीन पर गिरते हुए निर्मल भाव से देखा। अपने पिछले जन्म की यादों के कारण उसका संकल्प काफी दृढ़ था। भले ही उसे कई लोगों का नरसंहार करना पड़े, उस पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे लाइट विंड स्वॉर्ड को जोहू बुतोंग की गर्दन से बाहर निकाला गया और जियान चेन ने जोहू यून को ढूंढने के लिए मुड़ा। हालांकि आंगन में बिखरे हुए शवों को देखकर उसका चेहरा उतर आया। जोहू यून कहीं भी नहीं मिला। ये सुनकर जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, तो वह भाग गया। बोलते बोलते जियान चेन ने फर्श पर पड़े शवों को देखा और अंत में जोहू बुतोंग की कमर पर बंधी स्पेस बेल्ट पर उसकी नजर पड़ी। 2 कदम आगे बढ़ते ही जियान चेन ने स्पेस बेल्ट को पकड़ लिया। जोहू बुतोंग आखिरकार एक कबीले का मुखिया था, उसके पास मौजूद वस्तुएं निश्चित रूप से महंगी होंगी। अरे! जियान चेन की नज़र जोहू बुतोंग की गर्दन पर एक पतले धागे पर पड़ी। जोहू बुतोंग के खून और कपड़ों में छिपा हुआ जियान चेन को आखिरकार वह राज मिल गया जो लाश छिपाए हुए थी। ये छिपा हुआ धागा नंगी आंखों से लगभग अदृश्य था। खून के कारण धागा चमकदार लाल हो गया, जिससे जियान चेन को ये दिखाई दिया। जियान चेन ने धीरे धीरे जोहू बुतोंग की खून से लथपथ गर्दन से कपड़ा हटाया, जिससे एक अंगूठी दिखाई दी जो एक धागे से बंधी थी और उसके पेट तक जा रही थी। जैसे ही जियान चेन को स्पेस रिंग मिली, उसकी आंखें चमक उठीं और वह आश्चर्य से चिल्ला उठा, यह एक स्पेस रिंग है। उसकी आवाज में अपार खुशी थी। इस स्पेस रिंग को जोहू बुतोंग ने खुद छिपाकर पहना था। इतने बड़े रहस्य के साथ इसमें निश्चित रूप से कोई छिपा हुआ खजाना होगा। जोहू बुतोंग की गर्दन से छिपी हुई स्पेस रिंग को खींचते हुए जियान चेन बेहद खुश था। हालांकि उसने अभी तक उसके अंदर की वस्तुओं को नहीं देखा था, उसने उन्हें अपनी स्पेस रिंग में सुरक्षित रख लिया था। अभी उसके पास देखने का समय नहीं था, इसलिए वह तुरंत आंगन से बाहर निकल गया। जैसे ही जियान चेन आंगन से बाहर निकला, उसने तुरंत कुछ लोगों की आवाजें सुनी जिन्होंने आंगन में हो रही लड़ाई को सुना था। जोहू आंगन की ओर देखते ही सबके चेहरे सदमे से भर गए। उनकी निगाहें उस भयावह दृश्य पर टिकी रहीं, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। जोहू वंश पल भर में पूरी तरह नष्ट हो गया था। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, सब लोग रास्ते से हट जाओ। ठीक उसी क्षण समूह के पीछे से एक अत्यंत तीव्र आवाज सुनाई दी। जोहू कबीले के प्रांगण के पास खड़े लोगों के घने समूह ने तुरंत देखा कि भारी कवच पहने हथियारों से लैस पुरुषों का एक समूह सीधे उनकी ओर दौड़ रहा है। अरे, क्या ये वेक सिटी के नगर स्वामी नहीं हैं? मुझे नहीं लगा था कि वो भी यहाँ आएंगे। सबके बीच से भारी कवच पहने पुरुषों का एक समूह आगे बढ़ा। उनमें से एक विशेष रूप से काले रंग का चोगा पहने हुए लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें उसकी तलवार की तरह ही दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। एक आम इंसान की नज़र में उस व्यक्ति की त्वचा तांबे जैसी थी और उसके कद काठी के साथ मिलकर वह काफी डरावना लग रहा था। ये वेक सिटी का नगर स्वामी युनली था। शहर के रक्षकों की सुरक्षा में वेक शहर के नगर प्रमुख युनली जोहू कबीले के प्रांगण में आगे बढ़े। द्वार से प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर बिखरे हुए शवों की भारी संख्या ही दिखाई दी। युनली कुछ और कदम आगे बढ़ा और फिर रुक गया। वह शवों को भारी मन से देखता रहा। अंत में उसकी नज़र जोहू बुतोंग के शव पर पड़ी और उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। युनली ने दुख से आंखें बंद करते हुए कहा। उसके ठीक बगल में वेक सिटी के रक्षा गार्डों का कमांडर डुओली खड़ा था। आह भरते हुए डुओली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने निराश स्वर में कहा, हे भगवान, हम एक पल देर से आए। ये देखकर युनली ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और जमीन पर बिखरे हुए कई शवों को घूरने लगा। अपने दिल में दबी उदासी को दबाते हुए उसे तब एहसास हुआ कि हर आदमी के गले पर घाव था। केवल एक ही घाव था और जोहू बुतोंग भी इसका अपवाद नहीं था। जोहू वंश से बदला लेने के लिए यहाँ आया डुओली एक अविवाहित 20 वर्षीय युवक था, सही कहा ना? युनली ने ठंडे चेहरे से कमांडर डुओली को घूरते हुए कहा। जी हाँ महाराज। उनके रूप रंग से उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष आंकी जा रही थी। उनका चेहरा बेहद युवा लग रहा था। डुओली ने घबराकर कहा। यह सुनकर युनली चुप हो गया और सोचने लगा, तो जोहू वंश नष्ट हो गया है। इससे जादुई राक्षसों के हमले से बचाव के लिए हमारी रक्षा शक्ति काफी कमजोर हो गई है, लेकिन वेक सिटी में मौजूद इस युवा विशेषज्ञ की मदद से अगर हम उसे अपने साथ मिला लें तो हम आसानी से जादुई राक्षसों से अपना बचाव कर पाएंगे। स्वामी जी काफी बुद्धिमान हैं, आपके अधीनस्थ ने भी यही सोचा था। डुओली ने गंभीर भाव से कहा। चलो, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया है, चलो उसका पीछा करते हैं। युनली और भी तेज चलने लगा और डुओली और पहरेदारों के समूह को आंगन से बाहर ले गया। इसके बाद युनली ने जियान चेन द्वारा छोड़े गए खूनीपत चिन्हों का पीछा करना शुरू कर दिया। जियान चेन माथे पर शिकन लिए धीरे धीरे गलियों में चल रहा था और मन ही मन सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंकल केंडल के परिवार को कैसे ढूंढेगा। वेक सिटी बहुत छोटा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वहां कुछ लाख लोग रहते थे। इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 2 लोगों को ढूंढना आसान काम नहीं था। साथ ही अभी जियान चेन को यह भी पक्का पता नहीं था कि अंकल केंडल का परिवार अभी भी वेक सिटी में रहता है या शहर छोड़कर कहीं और चला गया है। परिवार को ढूंढने की कोशिश करना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। अंकल केंडल, चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके परिवार को ढूंढकर उनकी देखभाल करूंगा। मैं उन्हें जीवन भर सुखमय जीवन जीने दूंगा। जियान चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि केंडल के परिवार को ढूंढने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से पहले उसे त्यानिक्सियोन कबीले से निपटना था। शुरुआत में जियान चेन को त्यानिक्सियोन कबीले की वजह से वेक सिटी से भागने पर मजबूर होना पड़ा था। उनके प्रति उसकी दुश्मनी बेहद गहरी और अविस्मरणीय थी। वह ये भी जानता था कि उसने त्यानिक्सियोन ली के बेटे त्यानिक्सियोन कांग को मार डाला था, इसलिए उनके मन में भी उसके प्रति उतनी ही गहरी दुश्मनी थी।
यह मामला शब्दों से सुलझने से परे था, एक पक्ष का सफाया करना ही होगा। अगर जियान चेन त्यानिक्सियोन कबीले से निपटता नहीं तो वह चाचा केंडल के परिवार के बारे में जानकारी जुटाने की हिम्मत ही नहीं करता। वरना अगर त्यानिक्सियोन कबीले को पता चल गया कि उसका और केंडल के परिवार का कोई संबंध है तो वे उसे ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश करते जिससे निकलना नामुमकिन और नामुमकिन होता। अध्याय 219 नगर स्वामी का निमंत्रण। मेरे प्रिय भाई, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। जैसे ही जियान चेन आगे बढ़ता रहा, अचानक पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी, साथ ही भारी कदमों की आहट भी सुनाई दी। जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि भारी बख्तरबंद सैनिकों का एक दस्ता तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा है, जिसका नेतृत्व दो अधेड़ उम्र के पुरुष कर रहे हैं। उसने कवचधारी दोनों व्यक्तियों को संदेह भरी नजरों से देखा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक वही व्यक्ति था जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था, वेक सिटी की रक्षा सेना का कमांडर डुओली। वेक सिटी से आए इन सैनिकों को अपनी ओर आते देख जियान चेन को संदेह होने लगा। उसे पता नहीं था कि ये लोग जो वंश के विनाश के कारण उसे पकड़ने के उद्देश्य से ही आए हैं या नहीं। हालांकि जियान चेन को इन लोगों से डर नहीं था, फिर भी वह वेक सिटी में चाचा केंडल के परिवार को ढूंढना चाहता था। इसी कारण वह वेक सिटी के स्थानीय शासक से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। भाई, कृपया प्रतीक्षा करें। जियान चेन को धीमा होते देख डुओली ने उसे एक बार फिर पुकारा और अपने समूह को तेजी से चलने के लिए प्रेरित किया। जियान चेन ने डुओली और उसके बगल में खड़े उसके साथियों की ओर देखा और फिर डुओली से पूछा, कमांडर डुओली, क्या कोई समस्या है? कमांडर डुओली ने मुस्कुराते हुए जियान चेन को सलाम किया। भाई, ये वेक सिटी के स्वामी हैं। उन्होंने अपने बगल में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा किया। वेक सिटी के नेता। जियान चेन थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत स्वामी की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, तो आप वेक सिटी के स्वामी हैं? मैं जियान चेन हूँ, मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें। जब नगर स्वामी ने पहली बार सुना कि जियान चेन 20 वर्ष का है और महान संत गुरु स्तर तक पहुंच गया है तो उसने शुरू में सोचा था कि जियान चेन किसी प्रभावशाली वंश से है। इस समय उसे न तो उसके महंगे वस्त्र दिखाई दिए और न ही उसमें कोई अहंकार, जिससे जियान चेन के बारे में उसकी धारणा न तो अच्छी है और न ही बुरी। वेकनगर के स्वामी ने हाथ जोड़कर कहा, तो आपका नाम जियान चेन है और मेरा नाम युनली है। भाई जियान चेन, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया मुझे स्वामी कहने के बजाय बड़े भाई युनली कहकर बुलाएं। जियान चेन के शांत चेहरे को देखकर युनली समझ गया कि चाहे यह उसका भाव हो या जियान चेन का अनोखा रवैया, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जियान चेन ने साधारण कपड़े पहने थे, फिर भी नगर स्वामी ने उसे जरा भी नीचा नहीं दिखाया, बल्कि एक पल के लिए उसकी प्रशंसा भी की। युनली की बातें सुनकर जियान चेन समझ गया कि वह उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसने फिर भी अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि युनली की ताकत को देखते हुए वह उसे हल्के में नहीं ले सकता था। लॉर्ड युनली इसका क्या करना चाहेंगे? जियान चेन ने मुस्कुराते हुए और शांत स्वर में कहा। हंसते हुए युनली ने कहा, भाई जियान चेन, इस सड़क पर बात करना थोड़ा असुविधाजनक है, क्या आप मेरे साथ मेरे महल में वापस चलना चाहेंगे? ये शब्द सुनते ही जियान चेन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अचानक अंकल केंडल के परिवार के साथ हुई समस्या याद आ गई। बिना किसी झिझक के उसने मालिक की बात मान ली। वेक शहर के मध्य में स्थित नगर प्रमुख का महल शहर की सबसे भव्य इमारतों में से एक था। ये कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और सबसे विशाल इमारत भी थी। यहाँ तक कि भाड़े के सैनिकों का संघ भी इस महल के आकार की तुलना में छोटा था। इमारत के चारों ओर कई दस्ते दिन रात गश्त करते रहते थे, हर कोने की तलाशी लेते थे, जिससे यह इमारत अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र बन गई थी। महल के मुख्य हॉल में नगर स्वामी युनली ने सिंहासन पर अपनी सामान्य सीट छोड़कर जियान चेन के समान स्तर पर बैठना स्वीकार कर लिया था। प्रतीक्षा करते समय कुछ महिला वेट्रेस ने बीच बीच में उन्हें चाय परोसकर उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। दोनों ने कुछ देर तक आपस में बातचीत की, फिर अंत में मुख्य समस्या पर आ गए। भाई जियान चेन, मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि हमारा वेक सिटी जादुई राक्षसों के एक भयंकर हमले का सामना करने वाला है। ये हमारे वेक सिटी के लिए जीवन मरण का सवाल है। अगर हम इन जादुई राक्षसों से वेक सिटी की रक्षा करने में असफल रहे तो हजारों लोग इन राक्षसों का शिकार बन जाएंगे। इसलिए मैं आपसे दिली उम्मीद करता हूं कि भाई जियान चेन वेक सिटी की रक्षा में अपना योगदान देंगे। युनली के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गंभीर भाव आ गए जब उसने इस गंभीर विषय पर बात करना शुरू किया। जियान चेन हंसते हुए बोला, नगर स्वामी सचमुच मुझे जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। मैं तो एकांत का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे वेक सिटी की आबादी को जादुई राक्षसों की इस लहर से बचाने का क्या कारण हो सकता है? जियान चेन की बातों पर युनली का चेहरा तन गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जियान चेन का वेक सिटी को जादुई राक्षसों के हमले से बचाने का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले कि युनली कुछ कह पाता, जियान चेन ने बोलना जारी रखा, हालांकि चूंकि मैं वेक सिटी में आ ही गया हूँ तो मैं भी इसमें हिस्सा ले सकता हूँ। लेकिन वेक सिटी जादुई राक्षसों के हमले से बच पाएगी या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जियान चेन की बातें सुनकर युनली की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह खुशी से मुस्कुराया। भाई जियान चेन से ये शब्द सुनकर ही मुझे बहुत राहत मिली है। जब भाई जियान चेन वेक सिटी में शामिल होंगे तब हमारा शहर निश्चित रूप से इस खतरे से एक बार फिर सुरक्षित हो जाएगा। इसी क्षण कमांडर डुओली अचानक दरवाजे से अंदर आए और तेजी से युनली की ओर बढ़े। जियान चेन को एक जटिल नज़र से देखते हुए वे झुके और युनली के कानों में कुछ फुसफुसाया। वेक सिटी के स्वामी युनली के चेहरे पर पहले तो और भी गंभीरता आ गई, फिर अचानक उनके चेहरे पर भारी भ्रम के भाव छा गए। ये देखकर जियान चेन के चेहरे पर भी एक जटिल भाव आ गया। युनली के चेहरे में धीरे धीरे आए बदलाव को देखकर जियान चेन को जिज्ञासा होने लगी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि किन शब्दों से उसके चेहरे में इतना बड़ा बदलाव आया, लेकिन युनली और डुओली के उसे घूरने के बाद जियान चेन को स्थिति के बारे में कुछ अंदाजा लगने लगा। अचानक जियान चेन की आंखों में एक चमक आए और उसने मन ही मन सोचा, क्या ये त्यानिक्सियोन कबीले से जुड़ा कोई मामला हो सकता है?
वेक सिटी में जियान चेन के दुश्मन बहुत कम थे, लेकिन युनली का चेहरा बेहद गंभीर देखकर जोहू कबीले और जोहू भाड़े के सैनिकों को खारिज करने के बाद केवल एक ही जवाब हो सकता था। त्यानिक्सियोन कबीले का त्यानिक्सियोन ली उसका नाम जानता था और जियान चेन द्वारा उसके बेटे त्यानिक्सियोन कान की हत्या के बाद उनके बीच एक ऐसा द्वेष था जिसका शांतिपूर्ण समाधान कभी नहीं हो सकता था। अध्याय 220 त्यानिक्सियोन वंश का विनाश 1। जैसे जैसे डुओली लगातार उसके कान में और भी गंभीर भाव से बोलता रहा, युनली का चेहरा काला पड़ने लगा। कमांडर डुओली के बोलने के बाद युनली ने असमंजस भरे भाव से जियान चेन की ओर रुख किया, लेकिन वह वहां से नहीं गया। युनली ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए जियान चेन को घूरना जारी रखा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार कहा, भाई जियान चेन, 1 साल पहले वेक सिटी में एक बड़ी घटना घटी थी। वेक सिटी के सबसे बड़े कबीले त्यानिक्सियोन कबीले के युवा सरदार त्यानिक्सियोन कान की किसी ने हत्या कर दी थी। और अगर यह जानकारी विश्वसनीय है तो त्यानिक्सियोन कान का हत्यारा एक ऐसा युवक है जिसकी उम्र आपसे लगभग बराबर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युवक का नाम भी जियान चेन है। इसका मतलब है कि आप दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ये सुनकर जियान चेन के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। इस तरह के परिणाम की उसे बहुत पहले ही आशंका हो जानी चाहिए थी। बिना कुछ और कहे वह मुस्कुराया और बोला, स्वामी जी सही कह रहे हैं, वह व्यक्ति यही है। हालांकि युनली को काफी समय से इस बात का अंदाजा था कि यह जवाब आने वाला है, फिर भी जियान चेन का जवाब सुनने के बाद उसकी हृदय गति तेज हो गई। हालांकि जियान चेन और त्यानिक्सियोन कबीले से जुड़ा यह मामला जादुई राक्षसों की लहर से पूरी तरह संबंधित था। फिर भी यह एक नाजुक क्षण था जब हजारों नागरिकों का जीवन दांव पर लगा था। ये लापरवाही बरतने का समय नहीं था। वेक सिटी की रक्षा के लिए पूरी रक्षा सेना को एकजुट होकर काम करना था। चाहे जियान चेन हो या त्यानिक्सियोन कबीला, वे दोनों ही वेक सिटी की प्रमुख शक्तियों में से एक थे। इन दोनों के बीच की इस दुश्मनी से युनली को भारी परेशानी होने वाली थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो आग की तरह भड़क उठेंगे। उसे डर था कि अगर वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए तो निश्चित रूप से सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर कोई और समय होता तो युनली को परवाह नहीं होती, लेकिन इस समय जब जादुई राक्षसों की लहर आने वाली थी, वह निश्चित रूप से उनके बीच होने वाले टकराव को रोकना चाहता था। कम से कम जादुई राक्षसों की लहर खत्म होने तक वह वेक सिटी को और अधिक शक्ति खोने नहीं दे सकता था। युनली ने गंभीरता से जियान चेन की ओर देखा, भाई जियान चेन, मैंने भी आपके और त्यानिक्सियोन कबीले के बीच की दुश्मनी के बारे में सुना है और हालांकि मैं खुद इससे दूर रहना चाहता हूं, लेकिन वेक सिटी इस समय एक गंभीर संकट से गुजर रही है। हमें इस शहर की रक्षा करनी है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप और त्यानिक्सियोन कबीला इस संकट के समाप्त होने तक अपने मतभेदों को अस्थायी रूप से भुला दें। क्या भाई जियान चेन इस बात से सहमत होंगे? युनली ने विनम्रता से बात की। चूंकि उन्होंने अब जियान चेन को उच्च पद पर बिठा दिया था, इसलिए वे कबीले के समर्थन के बावजूद भी उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियान चेन ने सिर हिलाया और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, प्रभु युनली, मुझे खेद है कि मेरा जवाब आपको निराश करेगा। ये सुनकर युनली का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसे पता था कि जवाब आने वाला है, फिर भी वह सवाल को छोड़ना नहीं चाहता था। भारी मन से उसने एक बार फिर पूछा, भाई जियान चेन, कृपया वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें। इसके अलावा त्यानिक्सियोन वंश जोहू वंश से भी अधिक शक्तिशाली है। 1 साल पहले आई विपत्ति और वेक सिटी में नंबर 1 वंश का खिताब खोने के बावजूद वे दृढ़ संकल्पित रहे। चाहे उन्हें कितना भी नुकसान हुआ हो, त्यानिक्सियोन वंश आज भी सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक है और उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। युनली की बात सुनकर जियान चेन का दिल एक पल के लिए काम गया। महोदया युनली, त्यानिक्सियोन ली के अलावा त्यानिक्सियोन वंश में और कौन कौन से विशेषज्ञ हैं? युनली ने एक पल रुककर कहा, त्यानिक्सियोन ली के अलावा एक और मध्य महान संत मास्टर विशेषज्ञ हैं जो त्यानिक्सियोन ली के छोटे भाई हैं। उनका नाम त्यानिक्सियोन दाओयुन है। इसके अलावा त्यानिक्सियोन ली के कुछ शक्तिशाली भाड़े के सैनिकों के सरदारों से भी संबंध हैं। अगर वे एकजुट हो जाएं तो उनकी शक्ति असाधारण रूप से भयानक होगी। ये जानकारी मिलने के बाद भी जियान चेन के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। चाय की चुस्की लेते हुए उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी ही रही। जियान चेन को इतना शांत देखकर मानो उसे त्यानिक्सियोन कबीले की बिल्कुल परवाह ही न हो, युनली ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। उसे डर था कि जियान चेन को किसी बेहद मजबूत पृष्ठभूमि का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। उसे ये भी पक्का नहीं पता था कि कोई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ उसकी रक्षा कर रहा है या नहीं। युनली एक बेहद सतर्क व्यक्ति थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि जियान चेन का त्यानिक्सियोन वंश को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, उन्होंने जियान चेन को मनाने की कोशिश करना छोड़ दिया। उनके लिए अब जियान चेन का महत्व त्यानिक्सियोन वंश से कहीं अधिक था। भले ही जियान चेन के पास कोई पूर्व अनुभव न हो, लेकिन उसके जैसे युवा का एक महान संत गुरु को मार गिराना वाकई असाधारण प्रतिभा थी। कुछ समय बाद त्यान्युआन महाद्वीप में उसकी उपलब्धियां सबको ज्ञात हो जाएंगी। जियान चेन के हवेली से निकलते ही आसमान में अंधेरा छा गया था। हवेली में रहते हुए जियान चेन ने चाचा कैंडल के परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछा। उनके अनुसार त्यानिक्सियोन कबीले के साथ उनका मामला सुलझ जाने के बाद ही इस बारे में बात करना सबसे अच्छा होगा। कैंडल के परिवार के बारे में जानने का यही सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका था। दिन लगभग ढल चुका था और जियान चेन 2 अलग अलग लड़ाइयां लड़ चुका था। इससे उसकी ऊर्जा में भारी कमी आ गई थी, इसलिए अब जियान चेन त्यानिक्सियोन कबीले से लड़ना नहीं चाहता था। इसके बजाय वह रात बिताने के लिए रेस्तरां और सराय की तलाश करने लगा। सुबह होते होते समय तेजी से बीत गया। जियान चेन ने अपनी साधना की मुद्रा में बैठे बैठे आंखें खोलीं। कल उसने जितनी भी ऊर्जा खर्च की थी वह पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो चुकी थी, जिससे वह एक बार फिर अपनी चरम क्षमता पर कार्य करने में सक्षम हो गया था। जियान चेन के सराय से निकलने के बाद उसने बाहर लोगों की जोहू भाड़े के सैनिकों और जोहू कबीले दोनों के पूर्ण विनाश के बारे में हो रही बेतरतीब चर्चाओं को सुना।
वेक सिटी में जोहो कबीले और जोहो भाड़े के सैनिकों की बहुत प्रतिष्ठा थी, लेकिन इतने कम समय में दोनों का सफाया हो जाना, ये खबर शहर भर में आग की तरह फैल गई। चाहे छोटी गली हो या बड़ी, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। उसी समय वेक सिटी के भीतर की हर प्रमुख शक्ति ने इस बारे में सुनते ही तुरंत जानकारी जुटाने के लिए छानबीन शुरू कर दी। वेक सिटी में त्यानिक्सियोन वंश कभी सर्वोपरि था और उनकी शक्ति का ज्ञान सभी को था। जियान चेन जहां भी जाता उसे त्यानिक्सियोन वंश के बारे में सुनने को मिल जाता। आगे की कहानी सन के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।